एटॉमिक स्ट्रक्चर। नाम से क्लियर है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम एटम की बात करने वाले हैं। एटम के अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है, ये हम बात करने वाले हैं। तो जरा आप सोच के देखें, एटम को हम नेकेड आई से तो देख नहीं सकते हैं, तो इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है, ये पता करना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है। एटम के अंदर क्या स्ट्रक्चर है, उसको पता करने के लिए ह्यूमन काइंड के वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रेन्स की जरूरत पड़ी। एटम का कैसे आविष्कार हुआ और उसके अंदर की चीजों का कैसे पता चला, ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग कहानी है। और इंस्पायरिंग कहानी है शायद दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट और इंस्पायरिंग लोगों की। तो हम थोड़ा ब्रीफली देखेंगे कि कैसे एटम का आविष्कार हुआ और कैसे इसके स्ट्रक्चर का पता चला। 1906 ये एक डार्क डे था, एक काला दिन था साइंस की इतिहास में। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट ने अपनी जान ले ली। उसने पंखे से लटक के सुसाइड कर लिया। कौन था ये साइंटिस्ट? आपने नाम सुना होगा, उसका नाम था बोल्ट्जमैन। तो बोल्ट्जमैन ने क्यों सुसाइड किया? उसने इसलिए सुसाइड किया क्योंकि वो इस जुल्मी जमाने के आतंक से तंग आ गया था। दुनिया ने इसको इतना परेशान कर दिया था कि ये फ्रस्ट्रेट होके इसने सुसाइड कर लिया। तो ऐसी क्या खता थी इसकी कि दुनिया ने इसको इतना परेशान किया? इसकी खता ये थी कि इसने ये बोला कि एटम्स होते हैं। जरा आप सोचें, आज एटम्स होते हैं, दुनिया की हर चीज एटम से बनी हुई है, हमें पता है। लेकिन कभी ना कभी तो इस चीज का आविष्कार हुआ होगा। ऐसा तो है नहीं कि इंसान दुनिया पे आया और आते उसको पता चल गया कि हर चीज एटम से बनी होती है। नो, क्योंकि एटम नेकेड आई से दिखाई देते नहीं है। तो कभी ना कभी कुछ साइंटिस्ट लोगों ने बहुत रिसर्च करके ये पता किया होगा कि दुनिया की हर चीज एटम से बनी होती है। तो ये वही दौरान था 1906, अर्ली 20th सेंचुरी, जब ये इन्वेंशन चल रही थी कि एटम होते हैं या नहीं होते। तो बोल्ट्जमैन वाज अमॉन्ग द इनिशियल साइंटिस्ट जिसने ये क्लेम किया कि एटम जैसे कोई चीज होती है, ये बहुत ही छोटी होती है और दुनिया के हर सब्सटेंस इस एटम से बने होते, एवरीथिंग मेड अप ऑफ एटम्स। इसने ये भी बोला कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम टाइप की ही एटम से बनी होती है। सही है बात? तो आप जरा सोचें, क्या इसने कुछ गलत कहा? नहीं, आज ये सब हमें पता है और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो बोल्ट्जमैन ने यही बात बोली थी। लेकिन उस टाइम ये थॉट लोगों को बहुत बुरा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। उनको लग रहा था ये बोल्ट्जमैन बेकार आदमी है, नालायक है, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये सब चीजें नहीं हो सकती। अगर देखा जाए तो दुनिया का भी सोचना अपनी जगह पे सही था, क्योंकि आप जरा सोच के देखें, 100 साल पहले जाएं जब एटम के बारे में लोगों को नहीं पता है, और अब बोल्ट्जमैन की इस थ्योरी के बारे में सोचें, तो इसका मतलब ये होगा कि ये सूरज, ये जानवर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जानवर, ये पहाड़, ये पानी, ये फूल पत्तियां, ये सब एटम से बने हुए हैं, छोटे छोटे एटम से बने हुए हैं। और इतना ही नहीं, सबके अंदर अराउंड सेम टाइप का एटम है। ये कैसे हो सकता था? ये सूरज कितना अलग है इस जानवर से, कितना अलग है इस फूल से, कितना अलग है ये पानी से, कितना अलग है इस पहाड़ से। ये सारी चीज इतनी अलग है एक दूसरे से, तो ये बहुत इलॉजिकल लगता है कि वो सब एक ही टाइप की चीजों से बनी होंगी। और उल्टा ये लॉजिकल लगता है कि ये सब अलग अलग टाइप की चीजों से बनी होंगी। तो बोल्ट्जमैन का ये कहना कि ये सब चीज ऑलमोस्ट सेम टाइप के एटम से बनी है, बहुत ही वियर्ड थॉट लग रहा था लोगों को। ये भी सोचे जरा कि ये बड़े बड़े पहाड़, कितना अजीब लगता है सोचना कि ये बड़े बड़े पहाड़ बहुत छोटे छोटे एटम से बने होंगे जो दिखाई नहीं देते। तो लोगों को लगा कि ये गलत थॉट है,
बोल्ट्जमैन का। इनफैक्ट कुछ रिलीजियस लोगों को तो ऐसा लगा कि बोल्ट्जमैन जो है वो भगवान का अपमान कर रहा है, वो भगवान का अपमान कर रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने ऐसे भिन्न भिन्न टाइप की चीजें बनाई हैं, कितना क्रिएटिविटी शो किया है भगवान ने। अब बोल्ट्जमैन क्या बोल रहा है कि नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, ये सारी चीजें जो है वो एक टाइप के ही एटम से बनी है। तो लोग ऐसा लगा कि बोल्ट्जमैन जो है वो भगवान का अपमान कर रहा है, तो इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया। इतना क्रिटिसाइज किया गया कि ये इतना परेशान हो गया कि इसने 1906 में अपनी जान ही ले ली। हालांकि ऐसा कोई नई बात नहीं थी, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इससे पहले भी जब किसी साइंटिस्ट ने पहली बार यह बोला था कि अर्थ गोल होती है, तो किसी राजा ने उसका सर कलम करवा दिया था, ऐसा पता होगा शायद आपको। वैसा ही कुछ बोल्ट्जमैन के साथ भी हुआ। बोल्ट्जमैन की कहानी और भी दर्दनाक है। अगर मैं आपको यह बताऊं कि उसके सुसाइड करने से एक साल पहले 1905 में आइंस्टीन ने यह प्रूव कर दिया था कि एटम्स डू एग्जिस्ट। पॉइंट यह था कि बोल्ट्जमैन और बाकी भी कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जो ये आर्ग्यू कर रहे थे कि एटम जैसी कोई चीज होती है, और ये डिबेट काफी सालों से चल रहा था। 1905 में आइंस्टीन ने ये डिबेट खत्म कर दिया। आइंस्टीन ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स दिए जिससे कोई इस बात को डिनाई कर ही नहीं सकता था कि एटम्स होते हैं। बोल्ट्जमैन और बाकी साइंटिस्ट लोग एटम्स को क्लेम तो कर रहे थे, बट उनका लॉजिक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। लेकिन आइंस्टीन का लॉजिक बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग था। उससे ये डेफिनेटली प्रूव हो गया, सबको मानना पड़ा कि एटम्स डू एग्जिस्ट, और बोल्ट्जमैन जो बोल रहा था वो सही था। नाउ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अराइजेस कि अगर 1905 में आइंस्टीन ने ये प्रूव कर दिया था, तो एक साल बाद बोल्ट्जमैन ने क्यों सुसाइड किया जब उसकी थ्योरी एक्सेप्ट हो गई थी? उसका रीजन ये था कि बोल्ट्जमैन बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था दुनिया के जुल्म से, इसलिए उसने पिछले 2-3 सालों से अपने आप को एक रूम में बंद कर रखा था, वो दुनिया से अलग हो गया था। तो 1905 में आइंस्टीन ने ये प्रूव कर दिया, ये उसको पता ही नहीं चला, और 1906 में उसने सुसाइड कर लिया। ओके, नाउ वी आर इन 1905. It has been proved that atoms do exist. तो अब जैसे ही पता चला कि यार एटम्स तो डेफिनेटली होते हैं, तो व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर द साइंटिस्ट नाउ? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन उनके आगे ये था, व्हाट्स इनसाइड एटम? हर चीजें एटम से बनी होती हैं, लेकिन एटम के अंदर क्या होता है? ये अब नेक्स्ट बर्निंग क्वेश्चन था दुनिया के सामने, और साइंटिस्ट लोग लग गए इसका पता करने के लिए। एटम के अंदर क्या होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर है? सबसे पहले उसकी सिग्निफिकेंट थ्योरी जे थॉमसन ने दी थी। जे थॉमसन ने एक्चुअली कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उनके बेसिस पे उन्होंने सजेशंस दिए थे अपने। तो एक्चुअली जे थॉमसन ने ये देखा था कि इन सम सिचुएशंस एटम के अंदर से निगेटिव पार्टिकल्स निकलते हैं, निगेटिव छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। जे थॉमसन ने उनका नाम इलेक्ट्रॉन्स रख दिया। तो इससे जे थॉमसन को यह समझ में आया कि एटम के अंदर छोटे छोटे निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इनके बेसिस पे इन्होंने ये गेस किया कि एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होना चाहिए। कैसा? उन्होंने बोला कि देखो ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ब्लू पार्ट जो, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है। उस ब्लू पार्ट में पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसमें कहीं कहीं पे ये ऑरेंज, कहीं कहीं पे ये जो ऑरेंज है वो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है। तो उनका ये कहना था बेसिकली कि पॉजिटिव चार्ज एटम में पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और उसमें कहीं कहीं पे छोटे छोटे निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली पता किया था। अब क्योंकि ये लोगों को पता था कि एटम न्यूट्रल होता है, उसमें नेट चार्ज 0 होता है, तो उन्होंने ये कंक्लूड कर लिया था कि अगर निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा जरूर, और उतना ही होगा, तभी तो एटम न्यूट्रल हो सकता है।
तो उन्होंने ऐसा सोचा कि जरूर हो सकता है ऐसा हो कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो एटम के अंदर। तो ये जे थॉम्सन का मॉडल था एटम का, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। लेकिन जब दुनिया में रिसर्च और थोड़ी आगे बढ़ी तो लोगों को समझ में आ गया कि ये जो मॉडल है वो सही नहीं है, क्योंकि इससे जो प्रिडिक्शंस हो रहे थे इस मॉडल से वो एक्सपेरिमेंट से मैच नहीं खा रहे थे। तो ये समझ में आ गया कि ये मॉडल जो है वो पूरी तरह से सही नहीं है, इसमें गलतियां हैं। फिर रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड was literally a genius, one of the greatest minds human race has ever produced. इनको एटम को स्टडी करने में बहुत इंटरेस्ट था। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया, जो कि बहुत ही पॉपुलर एक्सपेरिमेंट भी है, जिसके हेल्प से इन्होंने एटम का एक नया मॉडल दिया। वो जो एक्सपेरिमेंट है उसका सेटअप यहां बनाया गया है, जो मैं भी आपको बताऊंगा। उसको पॉपुलरली गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, शायद आपने सुना भी होगा। उस एक्सपेरिमेंट को जनरली ये नाम भी दिया जाता है, गाइगर मर्सडेन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली गाइगर और मर्सडेन ये रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स थे। जिन्होंने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किया था अंडर द गाइडेंस ऑफ रदरफोर्ड। तो उनके नाम पे इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया है। अब ये एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली क्या है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। इसमें यहां पे आप देखें एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज एक्चुअली सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो इससे अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल का गन है। अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहां से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से। यहाँ पे जो ऑरेंज कलर की चीज देख रही है आपको, ये थिन गोल्ड फाइल है, मतलब ये बहुत ही पतली सी शीट है गोल्ड की। तो ये पतली सी है क्यों, इसको इतना पतला क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो इस इंस्ट्रूमेंट से निकलते हैं, इसको हिट करते हैं, और हिट करके हम चाहते हैं कि वो इनको क्रॉस कर दें। अगर ये बहुत मोटी शीट होगी तो इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए इसको बहुत ही थिन बनाया जाता है। ये एक स्क्रीन है, स्क्रीन जैसे कि लिखा गया, ये एक स्क्रीन है। तो एक्सपेरिमेंट करते टाइम ये पाया गया कि यहां से जो अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं स्ट्रेट, वो गोल्ड फॉयल को जाके हिट करते हैं और उसको क्रॉस करके दूसरी साइड चले जाते हैं। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स दूसरे साइड पहुंच जाते हैं और वो ज्यादा अपने पाथ से बेंड नहीं होते हैं, अपने ओरिजिनल पाथ से ज्यादा बेंड नहीं होते हैं, ऐसा पाया गया। हालांकि कुछ होते हैं बेंड, जैसे ये देखो, ये ऐसे गया 90 डिग्री बेंड हो गया। कुछ जो होते हैं वो वापस बह जाते हैं, जैसे ये देखो गया और ये वापस आ गया। बट ऐसा बहुत कम होता है। जनरली यही देखा गया कि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट निकल जाते हैं और थोड़ा मोड़ा डेविएशन होता है उनमें। ठीक है, फिर एक ग्राफ बनाया गया कुछ ऐसा। देखिए इस ग्राफ का मतलब क्या है। एक्स एक्सिस पे हम एंगल ऑफ डेविएशन प्लॉट कर रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल्स यहां से आए ऐसे, तो ये कितने एंगल से डेविएट हो रहे हैं। तो 0 डिग्री से डेविएट हो रहे हैं, 20 डिग्री से डेविएट हो रहे हैं, 40 से डेविएट हो रहे हैं, या 100 डिग्री से डेविएट, कितने से डेविएट हो रहे हैं। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हमने प्लॉट किया। जैसे 180 से डेविएट होने का मतलब क्या है कि ये अल्फा पार्टिकल ऐसे जाएगा और फिर अपनी पाथ पे वापस हो जाएगा। दिस इज डेविएशन बाय 100 डिग्री। जैसे यहां बीच में 90 आएगा, 90 से डेविएट होने का मतलब क्या है, ये वाला केस, अल्फा पार्टिकल ऐसे गया फिर ऐसे चला गया, तो कितने से डेविएट हुआ ये, 90 डिग्री से। तो वही डिफरेंट डिफरेंट अल्फा पार्टिकल्स अलग अलग अमाउंट से डेविएट हुए, तो हमने वही एक्सिस पे डेविएशन प्लॉट किया। वाई एक्सिस में प्लॉट किया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये ग्राफ ये बता रहा है कि 20 डिग्री से डेविएट होने वाले इतने अल्फा पार्टिकल्स थे, 80 डिग्री से डेविएट होने वाले इतने अल्फा पार्टिकल्स थे, इस तरीके से। तो इस ग्राफ से हम ये देख सकते हैं कि ज्यादातर जो पार्टिकल्स हैं उनका डेविएशन बहुत कम हुआ है। ज्यादातर पार्टिकल्स का डेविएशन बहुत ही कम हुआ है। बहुत कम ही ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका डेविएशन बहुत ज्यादा हुआ है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट निकल जाते हैं, उनका कुछ खास डेविएशन नहीं होता है। कुछ ही पार्टिकल्स होते हैं जिनका डेविएशन अच्छा खासा होता है। तो ये जो फैक्ट था, इसके बेसिस पे
रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी दी। तो अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने कुछ पॉइंट्स बताए। पहला, उसने ये गेस किया कि एटम इज मोस्टली एम्प्टी। तो उसने बोला कि एटम जो है उसमें ज्यादा करके स्पेस जो होता है वो एम्प्टी होता है, खाली होता है, वहां पे कुछ नहीं होता है। दूसरा, उसने बोला कि वेरी स्मॉल बट हैवी न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट सेंटर। मतलब उसने बोला कि ज्यादातर एटम तो एम्प्टी है, बट सेंटर में एक छोटा सा पार्टिकल होता है, छोटा, उससे पॉजिटिव चार्ज होता है और उसका मास बहुत ज्यादा होता है, मास बहुत ज्यादा होता है, ऐसा उसने बोला। तो ये सब पॉइंट्स उसने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से कंक्लूड किए थे। ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे एक्सपेरिमेंट में, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स वो स्ट्रेट निकल जा रहे थे, स्ट्रेट, या फिर बहुत थोड़ा सा ही डेविएशन होता था उनमें। तो ये अब लॉजिकल था, क्योंकि अगर एम्प्टी स्पेस है एटम में तो इन अल्फा पार्टिकल्स को अपने रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा, कोई ऑब्स्टिकल नहीं मिलेगा, इसलिए मोस्टली अनडेविएटेड ही चले जाएंगे। कभी कभार अल्फा पार्टिकल्स थोड़ा सा डेविएट होते थे, वो तब होता था जब अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के पास से गुजरते थे, तो इन पे भी पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो रिपल्शन के कारण ये थोड़ा डेविएट हो जाते थे। बहुत ही रेयरली, कभी कभार, लाखों में एक अल्फा पार्टिकल आके वापस जाता था। वो तब होता था जब ये अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट न्यूक्लियस के लाइन में आ रहा है और न्यूक्लियस क्योंकि बहुत हैवी है तो उससे टकराने के बाद वापस चला जाता था। तो ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली हो रहा था, ये रेयरली हो रहा था और ये एक्सट्रीमली रेयर था। तो रदरफोर्ड के इन दोनों पॉइंट से ऐसा होना नेचुरल लग रहा था, क्योंकि अगर ज्यादातर एम्प्टी ही है स्पेस तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स निकल जाएंगे, कभी कभार थोड़े बेंड होंगे, और ऐसा बहुत ही रेयरली होगा कि कोई अल्फा पार्टिकल आके इस छोटे से न्यूक्लियस से टकरा पाए। तो बहुत ही रेयरली ही कोई अल्फा पार्टिकल वापस जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने ये दो पॉइंट्स बताए। अब एक और पॉइंट उसने दिया, उसमें उसने ऐसा कहा कि ये जो न्यूक्लियस है सेंटर पे, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में घूमते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये तो क्लियर था, ये तो जे थॉमसन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। तो रदरफोर्ड ने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं गोल गोल, और ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटे होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं गोल गोल, ये आइडिया उसको सोलर सिस्टम देख के आया। सोलर सिस्टम, तो जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं, वैसे उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रदरफोर्ड के मॉडल के, कि ज्यादातर एटम एम्प्टी होता है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स में ऑर्बिट करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के अराउंड। अब ये जो पॉइंट है कि मोस्टली एटम एम्प्टी होता है और उसके बीच में बहुत ही छोटा सा वेरी स्मॉल न्यूक्लियस होता है, इसकी हम थोड़ा फील ले सकते हैं। मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एटम जो होता है उसका ज्यादा पार्ट एम्प्टी है, बीच में न्यूक्लियस जो है जो थोड़ा सा पार्ट ले रहा है वो तो बहुत ही छोटा होता है। जैसे सपोज करो कोई कोई इंसान है, तो वो भी एटम से बना हुआ है, तो उसके एटम में जितने भी एम्प्टी स्पेस हैं उन सबको हम रिमूव कर दें, इस आदमी के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके एम्प्टी स्पेस को अगर हम रिमूव कर दें, तो ये जो इंसान है उसका साइज उतना हो जाएगा एज इफ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ये आदमी इतना छोटा हो जाएगा, ग्रेन ऑफ सॉल्ट जितना। तब जरा सोच के देखें कि एम्प्टी स्पेस कितना ज्यादा होता होगा, कि उसको हटाने पे बस एक ग्रेन ऑफ सॉल्ट जितना स्पेस ही बचेगा। जैसे अगर दुनिया में जितने इंसान हैं, जितने भी इंसान हैं दुनिया में, उन सब में एटम्स हैं, उन एटम्स के अगर एम्प्टी स्पेस को हटा दिया जाए तो वो सारे लोग इतने छोटे हो जाएंगे कि वो एक नॉर्मल से बनाना में फिट हो जाएंगे। तो दिस इज टू गिव यू अ फील कि ये एम्प्टी स्पेस कितना ज्यादा होता है। तो लेट्स सी ट्रैजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन गोल्डफार्ड एक्सपेरिमेंट। तो ये एटम का न्यूक्लियस है,
और एक अल्फा पार्टिकल जो खुद पॉजिटिव चार्ज है वो आके ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाता है। डिफ्लेक्ट इसलिए होता है क्योंकि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों में रिपल्शन होता है। ये जो एंगल है थीटा, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो डिस्टेंस है बी, बी उसको इंपैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। मतलब अल्फा पार्टिकल जिस लाइन के लॉन्ग आ रहा है वो न्यूक्लियस की लाइन से कितना दूर है, उस बी को बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। बी जितना कम होता है थीटा उतना ज्यादा होता है, ये तो क्लियर है। बी जितना कम होगा मतलब ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के उतने पास से गुजरेगा, जितने पास से गुजरेगा उसको रिपल्शन उतना ज्यादा फेस करना पड़ेगा, तो ये डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा जिसके कारण थीटा ज्यादा हो जाएगा। सही है। अगर बी जीरो होता है तो थीटा 100 डिग्री होता है। इसका क्या मतलब है? बी जीरो होने का मतलब है कि अल्फा पार्टिकल ऐसे आया, ऐसे। तो आप देखें अब बी जीरो हो गया, बी जीरो इसमें अल्फा पार्टिकल ऐसे आया तो थीटा 100 डिग्री होता है। 100 डिग्री होने का मतलब है कि ये रिपेल होके इसी लाइन के लॉन्ग चल जाता है 100 डिग्री, ये रिबाउंड हो जाता है, रिबाउंड। इस एग्जांपल को आप पढ़ें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं यहां क्या हो रहा है। इस एक्सपेरिमेंट की बात हमने की है, उसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है। देखो इस क्वेश्चन में एक्चुअली बी जीरो है जिसके कारण थीटा 180 डिग्री होगा। इसमें क्या हो रहा है कि गोल्ड का न्यूक्लियस है, उस पर जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज जेड इंटू ई। एक अल्फा पार्टिकल है हमारे पास, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत दूर है अभी, बहुत दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, अभी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। और ये आ रहा है विद सम काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। ये आ रहा है विद सम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा है। ये जब पास आएगा तो क्या होगा? इसमें पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर रिपल्शन फोर्स लगेगा। इस कारण जैसे जैसे ये आगे आएगा इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, डिक्रीज। जैसे जैसे आगे आएगा वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, होती जाएगी, होते हो जाएगी, होते होते वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो कभी ना कभी इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, ये आ रहा है आगे और रिपल्शन फोर्स पीछे लग रहा है, तो वेलोसिटी कम होते होते तो जीरो हो जाएगी। जीरो होने के बाद ये यू टर्न ले लेगा और फिर पीछे चला जाएगा। सही है। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और यही हमें निकालना है, ये कितना होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन से करते हैं, तो हम यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। सो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या करने वाले हैं, यहां पे जब अल्फा पार्टिकल यहां पे है और जब अल्फा पार्टिकल यहां पे है, यहां एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हम बाद में पुट कर देंगे, वो दिया हुआ है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये अल्फा पार्टिकल यहां है और ये गोल्ड का न्यूक्लियस यहां है, दोनों के बीच की दूरी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहां पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इसके लिए थोड़ी जीरो जाती है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? दैट इज सिंपल, के क्यू वन। इस पे जो चार्ज है अल्फा पार्टिकल पे उसको मैं 2e लिख रहा हूं, 2e पॉजिटिव है और 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इस पे जो चार्ज है दैट इज जेडी, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, आर दिस डिस्टेंस इज आर, इसको आर बोल रहे हैं जो हमें निकालना है। तो अब देखो यहां से आर कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी 2k जेड ई स्क्वायर अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहां पे जेड क्या है? जेड, जेड तो गोल्ड के लिए है, गोल्ड के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 79। और देखो यहां पे जितनी भी चीजें सबकी वैल्यू आपको पता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है हमें, फिर के तो कांस्टेंट होता ही है, जेड मैंने बोल ही दिया, ई भी हमें पता ही होता है। इन सब की आप वैल्यू जब पुट करोगे प्रॉपर्ली तो यू विल गेट 3 इंटू 10⁻14 मीटर अप्रॉक्सिमेटली, एंड दिस इज आवर आंसर।
तो रदरफोर्ड का ये जो मॉडल था कि न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूमता है, ये बहुत सुपर हिट हुआ। इतना सुपर हिट हुआ कि आज भी इसका यूज किया जाता है बहुत जगहों पे। बट धीरे धीरे इस मॉडल के साथ भी प्रॉब्लम सामने आई। वो क्या प्रॉब्लम्स थी, लेट्स सी दैट। तो सबसे पहली और मेजर प्रॉब्लम थी मैक्सवेल की एक थ्योरी। मैक्सवेल के बारे में आपने सुना होगा, एक बहुत ही महान साइंटिस्ट था मैक्सवेल। तो मैक्सवेल की एक थ्योरी है कि एक्सिलेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। तो अपनी एक थ्योरी में मैक्सवेल ने कहा है कि कोई एक्सिलेटेड चार्ज है, अगर कोई चार्ज एक्सिलेट कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट करता है। जरा यहां पे देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज पार्टिकल है। क्या ये एक्सिलेटेड मोशन कर रहा है? क्या ये एक्सिलेटेड मोशन कर रहा है जब ये घूम रहा है गोल गोल? हाँ। जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सिलेशन होता है। सेंट्रीपिटल एक्सिलेशन सेंटर की तरफ। इसका मतलब ये एक चार्ज पार्टिकल है जो एक्सिलेटेड मोशन कर रहा है। यानी मैक्सवेल की थ्योरी के अनुसार इट मस्ट रेडिएट एनर्जी। तो इसको एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए, मतलब इसकी खुद की एनर्जी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड डिक्रीज। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज हो रही है अगर, तो इसका मतलब ये होता है कि ये इस सर्किल में घूम नहीं पाएगा। अगर इसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो इसके सर्किल का रेडियस कम होना चाहिए, ऐसे। और कम होते 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 इसको फाइनली न्यूक्लियस में मर्ज होना चाहिए। मतलब अगर इसकी एनर्जी कम हो रही है तो इसके घूमने की रेडियस कम होनी चाहिए, और कम होती जानी चाहिए जैसे जैसे वो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो फाइनली इसको स्पाइरल पाथ में मूव करना चाहिए और फाइनली इसको न्यूक्लियस में मर्ज हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एटम्स कोलैप्स कर जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये तो बहुत क्लियर सी बात है। तो इसका मतलब है क्या तो मैक्सवेल की थियरी गलत है, क्या तो ये रदरफोर्ड का मॉडल गलत है। अब मैक्सवेल की थ्योरी तो गलत नहीं थी, ये लोगों को पता था, क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी बहुत टाइम पहले दी गई थी और हजारों एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो चुका था कि मैक्सवेल की थ्योरी डेफिनेटली सही है। तो लोगों को यही समझ में आया कि यार रदरफोर्ड की ही थ्योरी गलत होगी। सो दैट वाज अ लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, कि वो मैक्सवेल थ्योरी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, आपने रेस्टोरेंट्स वगैरह के बाहर में ऐसी चीजें देखी होंगी। मतलब इसमें आप ये नोटिस करें कि ये एक ट्यूब है, ट्यूब जिससे ब्लू रंग की लाइट निकल रही है। अंदर जहां ओपन लिखा हुआ है वो भी एक ट्यूब से लिखा हुआ है जिससे रेड रंग की लाइट निकल रही है। ऐसी चीजें आपने बहुत जगह पे देखी होगी, दुकानों में, रात में। तो बेसिकली इन ट्यूब्स में क्या होता है कि इनके अंदर गैसेस होती हैं और इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से इन गैसेस को हीट किया जाता है, जिनके कारण इनसे लाइट निकलती है। जैसे देखें, इससे ब्लू लाइट निकल रही है, इस वाले ट्यूब से रेड लाइट निकल रही है। तो इससे रेड इसलिए निकल रही है क्योंकि इसके अंदर अलग गैस है, इससे ब्लू इसलिए निकल रही है क्योंकि इसके अंदर अलग गैस है। तो ये जो फेनोमेना है ये पहली बार लगभग 100 साल पहले डिस्कवर हुआ कि अगर गैसेस को हीट किया जाए तो उससे लाइट निकलती है, लाइट। और यह भी पाया गया कि अगर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को हीट किया जाए तो लाइट भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की निकलती है। तो जब ये फिनोमेना सामने आया लगभग 100 साल पहले, जब ये एटम पे रिसर्च वगैरह चल रही थी, तो साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि यार ऐसा हो क्यों रहा है, गैस को हीट करने पे लाइट क्यों निकल रही है आखिर, और डिफरेंट डिफरेंट कलर की क्यों निकल रही है। तो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा दिमाग लगाया कि ये जो गैस है, गैस के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, बहुत सारे एटम्स ही तो होते हैं, या मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी एटम से ही बने हुए। तो गैस के अंदर कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है। और गैस से लाइट निकल रही है, इसका मतलब इन एटम्स से लाइट निकल रही है, एटम से लाइट निकल रही है, सही है, क्योंकि गैस के अंदर एटम की सिवा ऐसे भी क्या है। तो अगर गैस से लाइट निकल रही है हीट करने पे, इसका मतलब एटम के अंदर से लाइट निकल रही है।